हेलो नमस्ते एवरीवन। एनसीईआरटी में हमारी सीरीज में आज का हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर 3 क्लास 7 हिस्ट्री। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 के बारे में बात करी थी। उसका नाम था राजा और उनके राज्य। उसमें हमने नए साम्राज्य के उदय, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश और कावेरी नदी के डेल्टा पर हम देख रहे थे कि साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, चोल साम्राज्य कैसे फल फूल रहा था। लेकिन हमने अब तक हमारी दिल्ली के बारे में कहीं भी ऐसा नहीं आया कि दिल्ली किसी की राजधानी था या फिर कोई प्रमुख नगर था। तो आज का हमारा चैप्टर उसी पर है कि भाई दिल्ली सल्तनत कब अस्तित्व में आई और वो राजधानी सबसे पहले कब बनी। तो हमारे चैप्टर का नाम ही यही है कि दिल्ली सल्तनत 12वीं से 15वीं सदी। दिल्ली सल्तनत 12वीं से 15वीं सदी। तो नाम से स्पष्ट है कि हम इसमें ये देखने वाले हैं कि भाई 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक दिल्ली सल्तनत जो अस्तित्व में थी। और वहाँ पर इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई कौन दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक हुए थे, उनकी डिटेल वो तालिका हम देखने वाले हैं कि भाई कौन कौन से शासक थे और जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में हम थोड़ा सा 7th क्लास का चैप्टर है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, तो जितना दिया गया है वो सब देखेंगे हम। और उनके साम्राज्य में प्रशासन कैसे चलता था, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, गुलाम वंश के बारे में, बहुत सारे वंश हैं उनका हम नाम देखेंगे। सबसे पहले हम तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो दिल्ली है वो अपने राजधानी कब बनी, किन के शासनकाल में राजधानी बनी और कब ये एक प्रमुख नगर बनी थी। तो सबसे पहले जैसा हमारे बुक में दिया गया है हम उस हिसाब से पढ़ेंगे, बिल्कुल टू दी पॉइंट। आप एक बार बुक देख सकते हैं तो हमें अनुमान रहेगा कि हम जो भी चीज़ें हैं टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं। बाकी वीडियो तो है ही और बुक नहीं भी है तो हम नॉर्मल गूगल पर अपना जो भी चैप्टर है उसका नाम लिख के सर्च करके PDF देख सकते हैं। जिसको पढ़ना होता है वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई दिल्ली राजधानी कब बना। तो जो तोमर वंश है, तोमर वंश के शासन काल में दिल्ली राजधानी बना। और जो ये तोमर थे राजपूत थे, इनसे ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। राजधानी दिल्ली इनकी शासनकाल में बनी और इन्हीं के शासनकाल में जो दिल्ली है व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र बन गई थी। व्यापार वाणिज्य का केंद्र। दूसरी चीज हम क्या देखने वाले हैं कि इस टाइम पर जो है जैन व्यापारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। जैन व्यापारी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आते थे, जैन व्यापारी, और उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। बहुत ज़्यादा मात्रा में मंदिरों का निर्माण करवाया। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर एक सिक्का चलता था जिसका हमारे चैप्टर में नाम आया है देहलीवाल नाम का सिक्का। समय काल किसका है, इनका। सिक्का कौन सा है, देहलीवाल। देहलीवाल सिक्के इस समय चलते थे। तो एक चीज क्लियर हो गई कि भाई दिल्ली जो है वो राजधानी कब बनी, तोमर वंश के शासनकाल में। तोमर राजपूत थे और ऐसा बताया जाता है कि महाभारत के जो अर्जुन थे उनके वंशज थे ये तोमर। ठीक है, इनके बाद चौहान वंश आते हैं। जो भी पूरा सीरीज वाइज है दिल्ली सल्तनत वो बाद में देखेंगे। हमने जाना कि दिल्ली राजधानी तोमरों के काल में बनी। यहाँ पर जैन मर्चेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में आते थे। देहलीवाल नाम का कॉइन यहाँ चलता था। ठीक है, ये हमने देखा। अब ये तो देखा हमने कि भाई राजधानी भी बन रही है और दिल्ली सल्तनत भी थी, तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो इंफॉर्मेशन के स्रोत हम देखते आ रहे हैं कि भाई अब तक हमने जो भी देखा कि भाई
स्थापत्य से, अभिलेखों से। हम जो पिछले चैप्टर जिसने पढ़ा है उसको पता है कि भाई हम जानकारी किससे प्राप्त करते हैं, अभिलेखों से, सिक्कों से, स्थापत्य से, हमें पर लिखा होता है शिलालेख से, इनसे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि भाई हमें कागज़ से, जो पांडुलिपियाँ होती है उनसे भी पता चला, लिखे हुए से भी हमें पता चलता है। इसमें एक दिल्ली सल्तनत की जानकारी किससे मिलती है, उसका एक स्रोत यहाँ पर बताया गया है, वो है तवारीख। पहला एक चीज़ तो है ही अपनी अभिलेख, सिक्के वगैरह, अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य, इनसे तो जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ तवारीख या फिर तारीख, इससे जानकारी मिलती है। जिसमें मूवीज़ वगैरह, सीरियल्स वगैरह देखे हैं, उसमें कभी ऐसे बोलते हुए सुना हो कि तवारीख में तुम्हारा नाम लिखाया जाएगा, तो ये वही तवारीख है। और इसका अर्थ ये नहीं कि कोई डेट वगैरह है। ये जो लेखक होते थे, तवारीख जैसे मतलब हिस्ट्री लिखी जा रही है, तवारीख एक लिखी हुई चीज़ का नाम है। जैसे कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये इतिहास है और इनके राइटर होते थे, लेखक, जो इसे लिखते थे कि भाई तवारीख में सभी चीज़ें लिखी जा रही थी। तो संग्रह है ये पूरा, ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी, ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स डेट ही है। तो जो इनके लेखक थे वो इसे लिखते क्यों थे, और ये बात हम क्यों जान रहे हैं कि वो इसे लिखते क्यों थे, तो ये कारण इसलिए जान रहे हैं हम, क्योंकि उनका लिखने का रीज़न था कि राजा से अवार्ड पाना, इनाम पाना। तो अब राजा से इनाम पाने के लिए लिखेंगे तो वो उसमें जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है वो ही लिखेंगे। अगर उन्हें इनाम चाहिए तो जो कुछ भी बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, वो तो नहीं लिखेंगे। इनाम चाहिए तो सभी अच्छी चीज़ें लिखेंगे। तो उसमें ये एक माइनस पॉइंट है कि भाई इसमें मे भी सारी चीज़ें सही ना हो। तो लेखक इनाम पाने हेतु इसे लिखते थे। ठीक है। और ये जो लेखक थे इनका मानना था कि भाई राजा कैसा होना चाहिए। लेखकों के अनुसार राजा जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श राजा पालन करें। मतलब इसका मीनिंग ये था कि जन्म सिद्ध अधिकार, यानी कि भाई आपको जन्म सिद्ध अधिकार मिला है, आप राजा के बेटे हैं, तो जन्म से ही आपको यह अधिकार है कि आप फ्यूचर में राजा बनेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको राजा बनना है। और लिंग भेद यानी कि पुरुष ही राजा बनता है, स्त्री नहीं, महिला नहीं। तो आप पुरुष है तो आप राजा बन सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का पालन करते हुए राजा बनेगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी लाके राजा बना दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका पालन नहीं किया, तो उसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। लिंग भेद का पालन कहाँ नहीं हुआ, हमारे जो रजिया सुल्तान है, जो गुलाम वंश है, उसमें इल्तुतमिश की बेटी होती है, वो महिला शासक बनती है, पहली महिला शासक होती है। तो लिंग भेद का पालन नहीं हुआ। जन्म सिद्ध अधिकार से राजा बन रहे थे, लेकिन गुलाम वंश में गुलाम को राजा बनाया गया। और एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद ने ही दूसरे अपने गुलाम को राजा बनाया। इन सभी की हम पूरा सारणी आगे देखने वाले हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात है कि सभी लोगों ने इसका पालन नहीं किया, लोगों ने इसका पालन नहीं किया। ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हेडिंग तो डालना ही भूल गए। दिल्ली
सल्तनत के बारे में जानकारी। तो ये हमने सोर्सेस देखे कि भाई दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती हैं। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में जो शासक थे उनके बारे में। अब ये शासक हमने देखा दिल्ली 12वीं से 15वीं सदी हम देख रहे हैं, तो जो ये शासक थे वो हम 1200 से 1500 के बीच देखेंगे। और जो 1200 से 1500 के बीच जो है ना वो हमारा दिल्ली सल्तनत काल है। और 1500 के बाद कौन आ जाते हैं? मुग़ल, जो हम इसी चैप्टर में लास्ट में देखेंगे कि मुग़ल कैसे एंटर होते हैं हमारे इंडिया में। तो मोटे मोटे तौर पर 1200 से 1206 समझ सकते हैं, 1200 समझ सकते हैं। यहाँ से 1526 या 1500 तक तो है सल्तनत काल, और फिर यहाँ है 1526 से चालू हो जाता है मुग़ल पीरियड, 1857 मुग़ल काल। ये सिर्फ समझने के लिए है, बुक में ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन इसको समझने से हमें समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ तक तो रहती है दिल्ली सल्तनत और फिर आ जाते हैं मुग़ल। ठीक है, तो अब दिल्ली सल्तनत के शासकों के नाम हमारे बुक में दिए गए हैं, आप लोग वहाँ देख सकते हैं और यहाँ तो हम समझ ही रहे हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा? जिसने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, कौन? तोमर वंश। तो सबसे पहले आएंगे तोमर। तोमर वंश इनका समय काल है आरंभिक 12वीं सदी से 1165 तक। इनमें इनके प्रमुख शासक हैं, उनका नाम हम देखेंगे। जो थोड़े बहुत खास ऐसे शासक हैं उनके नाम ही दिए गए हैं। तो इनमें है अनंगपाल तोमर। अनंगपाल, इनका समयकाल है 1130 से 1145। ठीक है, इसके बाद आते हैं चौहान वंश। चौहानों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ। तो चौहान वंश हमारा रहता है 1165 से 1192 और हमारे प्रमुख शासक हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, इनका समयकाल है 1175 से 1192। 92 में इनका लास्ट युद्ध होता है मोहम्मद गोरी के साथ। और जो तराइन का पहला युद्ध होता है 91 में होता है। 91 में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और बाद में 92 में मोहम्मद गोरी को भाग जाने देते हैं। तो वो भाग जाता है और ये थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं। बाद में मोहम्मद गोरी अपनी पूरी तैयारी के साथ आता है और आक्रमण कर देता है। पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो जाती है। ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इससे कनेक्टेड है अगला आने वाला वंश। तो फिर मोहम्मद गोरी यहाँ रहता है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उनका जो एक गुलाम होता है, ऐसा बताया जाता है कि अगर उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया हो तो जो गुलाम होता है, खास गुलाम, उसको राजा बना दिया जाता है। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उनका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी भी कहानी है, कहाँ से आया था और कैसे गुलाम बिकता बिकता आया था, वो हम बाद में देखेंगे। तो उसको राजा बनाते हैं
तो वहाँ से गुलाम वंश की स्थापना होती है। और कौन आ जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के साथ जिनका युद्ध हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था। ये इनसे पराजित हो गए थे, लेकिन मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले गया था। वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने की आंखें फोड़ दी गई थी, लेकिन इनके जो कवि थे चंदबरदाई, उन्होंने एक दोहा पढ़ा था कि भाई 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। ऐसा उन्होंने बोला कवि ने, और राजा ने उसको अनुमान लगा के तीर लगा दिया और वो मर गया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना। तो अब कौन आ जाते हैं हमारे प्रारंभिक तुर्की शासक कहेंगे हम इन्हें, क्योंकि ऐबक जो था वो तुर्की था, तुर्क शासक, या फिर हम इसे गुलाम वंश भी कह सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक थे? 1206 से इनका समयकाल है। रजिया आती है, फिर बलबन आता है 1290 तक। ठीक है, तो ये इनका समयकाल है प्रारंभिक हमारे तुर्क शासक। तो इनमें सबसे पहले आएंगे हमारे गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ऐबक, इनका समयकाल था 4 वर्ष का, 1206 से 1210। फिर इनके बेटे नहीं आते हैं, दूसरे गुलाम आते हैं। इल्तुतमिश आते हैं, वो भी एक गुलाम ही थे। तो इसके बाद आ जाते हैं इल्तुतमिश, जिनका समयकाल थोड़ा सा ज़्यादा था, 1210 से 1236। इनके बाद इनकी बेटी आ जाती है रजिया। रजिया की सुल्तान बनी क्योंकि इनके जो सभी बेटे थे वो उन सभी बेटों से ज़्यादा योग्य थी, और बेटे योग्य नहीं थे, अयोग्य थे। और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? एक हमारे मिनहाज ए सिराज है इतिहासकार, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ऐसा दिया गया है पैराग्राफ कि भाई रजिया जो थी उनके इल्तुतमिश के सभी पुत्रों से ज़्यादा योग्य थी। और फिर उन्होंने ऐसा भी इस चीज़ का मतलब आलोचना भी की कि भाई अगर उन्होंने उनकी लैंग्वेज में लिखा है, ऐसे पैराग्राफ दिया गया है, उसको हम ऐसे समझ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा कि भगवान खुदा ने जो बनाया है कि भाई राजा पुरुष ही बन सकता है, तो उसमें रजिया की इतनी योग्यता होने के बाद भी क्या फ़ायदा, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके राजा बनने से खुश नहीं थे, उनको हटा दिया गया था। 4 साल का इनका भी समयकाल था रजिया का। रजिया का समयकाल है, बलबन को भी यहीं कर लेते हैं। रजिया है, इनका समयकाल है 1236 से 1240। और फिर आते हैं गयासुद्दीन बलबन। इनका समयकाल है 1266 से 1288। 87 होगा में भी, हाँ 87 ही है। ठीक है, तो ये है, हमने देखा प्रारंभिक तुर्क शासक बोल रहे हैं हम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क शासक था। और इस वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, बाद में इल्तुतमिश भी गुलाम था, तो इस तरीके से इस वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता था। इसके बाद आता है हमारे खलजी वंश। खलजी में कुछ नाम हमने सुने ही हैं। अलाउद्दीन खिलजी, मूवी भी आई थी पद्मावत। तो अब हम देखेंगे खलजी वंश को। खलजी वंश, तो खलजी वंश में है, इसका समयकाल है 1290 से 1320। इसमें सबसे पहले है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, इनका समयकाल कम ही है। खिलजी 1290 से 1296।
और फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिनकी एक विशेष बात है कि इनकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत अच्छी थी। उसका कारण कि ये व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देना चाहते थे कि भाई बाजार में कंट्रोल होगा। जैसे अगर सैनिक जा रहे हैं, सैनिक सामान लोग सामान लेने जा रहे हैं या फिर सैनिकों के लिए कुछ लाया जा रहा है, अगर उस पर जो है प्राइजेस ज़्यादा होंगी तो हम सैनिक ले नहीं पाएंगे, तो सैनिकों की आपूर्ति नहीं होगी, तो सैनिक अगर दुर्बल रहेंगे तो वो युद्ध में अच्छे से भाग नहीं ले पाएंगे। और जिनसे सामान लिया जा रहा है अगर उनसे वो कीमत कम कर देंगे तो उनकी आजीविका नहीं चलेगी। तो सिस्टम को सही रखने के लिए उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को बहुत अच्छा बनाया था। इनकी अलाउद्दीन खिलजी, इनका समयकाल है 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये देखा हमने खलजी वंश के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ करों के बारे में बताया, कर लागू किए थे अपने प्रशासन में, उसका हमारे 7th क्लास के इस चैप्टर में दिया गया है, तो वो हम देखेंगे। इसके बाद आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में है हमारे, इसको ऊपर लिख लेती हूँ ताकि पूरा ही आ जाए। तुगलक वंश का समयकाल देख लेते हैं हम, 16 में है। इसके बाद 1320 से चालू होता है ये, 1320 से 1414 तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। यही इस वंश के संस्थापक हैं, गयासुद्दीन तुगलक। और इनका समयकाल है 4 साल का, 1320 से 1324। फिर आ जाते हैं हमारे मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक का समयकाल है, मोहम्मद तुगलक, इनका है 24 से, इनका थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये कुछ खास शासक नहीं थे। ऐसा बोला जाता है कि भाई थोड़े से ऐसे ही थे, 51 तक। और मोहम्मद तुगलक के बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये काफ़ी ऐसे शासक थे कि भाई कुछ थोड़ा बहुत दम था इनमें। फिरोज शाह तुगलक, इनका है 51 को छोड़ा ना, तो 51 से 1388। तो ये क्या देखा हमने, खलजी वंश को देखा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, इनका एटलीस्ट 6 साल का था समयकाल। फिर आ जाते हैं तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, इनका 4 साल का समय था। ये अच्छे शासक थे। मोहम्मद तुगलक कोई खास शासक नहीं थे, लोग बोलते हैं कि भाई बिल्कुल पागल जैसे शासक थे। फिरोज शाह तुगलक जो थे वो 51 से 88। ठीक है, ये थोड़े अच्छे शासक थे। इसके बाद इनके बारे में हम बाद में, अभी 7th क्लास में इतना दिए ही नहीं है, इनके नाम ही दिए गए, तो वो हम बाद में देखेंगे। ये देखा तुगलक वंश के बारे में। अब हमारे 2 वंश बच जाते हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले तोमर, चौहान, फिर खलजी, फिर तुगलक। तोमर, चौहान जो थे उन्होंने तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लिया। फिर ये क्या बोलते हैं उसको, तुर्क शासक आ जाते हैं, गुलाम वंश, फिर खलजी वंश, फिर तुगलक वंश, और अब सैयद वंश। इसका समयकाल है, तुगलक वंश का कहाँ था, 1320 से 1414। तो ये 1414 से 1400
14 से 1500 नहीं, इसमें बहलोल सैयद वंश में खिज्र खां आता है, उसका समयकाल है खिज्र खां। इसको देखते पहले हम। खिज्र खां है वो 1414 से 1421 तक रहता है। बाद में यहाँ 1500 में कौन आ जाते हैं, 1526 तक कौन आ जाता है अपना बहलोल लोधी वंश आता है। तो 1414 से ये कहाँ तक रहेंगे, मे भी 1490 तक, या फिर नहीं, यहाँ 51 में बहलोल लोधी आता है, तो ये 1451 तक रहेंगे। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश का समयकाल है 1451 से 1526। नहीं, इसके जो प्रमुख शासक हैं उसको देख लेते हैं। वो है बहलोल लोधी जो रहते हैं 51 से 1451 से 1488 तक, नहीं 89 है, यहाँ तक रहते हैं। तो तुगलक वंश के बाद हमने सैयद वंश को देखा 1414 से 1451 तक। खिज्र खां है वो रहते हैं 1421 तक, 14 से 21 तक। फिर 51 को छोड़ा हमने तो 51 से आ जाते हैं 1526। लोधी वंश, बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश होता है। उसके बाद 26 में कौन आ जाते हैं, मंगोल आक्रमण हो जाते हैं, चंगेज खां आ जाते हैं, जिनके बारे में भी हमारे 7th क्लास के चैप्टर में इस 7th क्लास के इस 3rd चैप्टर में दिया गया है लास्ट में कि भाई चंगेज खां आते हैं। उन्होंने पहले ट्रांसऑक्सिनिया उज्बेकिस्तान है वहाँ पर अटैक किया, बाद में वो भारत उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर मुग़ल आ जाते हैं 26 के बाद। हमने देखा सल्तनत काल और मुगल काल, तो यहाँ से मुगल पीरियड शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या देखे हमने, दिल्ली सल्तनत के शासन। अब जो है खलजी और तुगलक वंश में प्रशासन कैसे चलता था उसके बारे में दिया गया है हमारी बुक में, तो वो हम देखेंगे कि भाई वहाँ पर कैसे क्या व्यवस्था थी, कैसे कामकाज चलता था। खलजी और तुगलक वंश में प्रशासन, और तुगलक वंश में प्रशासन, तो इसको हम ऐसे मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं, बाद में उसको डिटेल में समझेंगे कि भाई एक तो क्या हुआ प्रशासन। अब दिल्ली में बैठे हैं, सोचो दिल्ली में बैठे उनको शासन करना है, मे बी बंगाल में या फिर कहीं दूर उनको अपना शासन करना है, तो वहाँ पर देखभाल रखनी है। तो वो शासक तो हर जगह नहीं जा सकता था, तो इनको नीड थी सूबेदारों की, सामंतों की, जो वहाँ पर देखभाल कर सके। तो इसके लिए इस समयकाल में क्या हो रहा था सल्तनत यहाँ पर कि राजा के बेटे के बजाय, ऐसे पैराग्राफ्स भी दिए गए हैं बुक में कि भाई राजा से ज़्यादा बेटे से ज़्यादा, राजा के बेटे से ज़्यादा गुलामों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। कि भाई ऐसा बन गया था इनका रूल कि भाई गुलाम को अगर पढ़ाया लिखाया जाए, उसे समझदार बनाया जाए, तो बहुत अच्छा शासक साबित हो सकता है, या फिर वो बहुत अच्छा सामंत या सरदार साबित हो सकता था। तो ये लोग ढूंढने लगे गुलामों को, गुलाम खोजना, उन्हें प्रशिक्षित करना, सूबेदार बनाना, ये सब होने लग गया। और इन गुलामों को क्या बोला जाता था, ये हम इनके समयकाल में देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर कैसी व्यवस्था थी। तो इसके समयकाल में गुलामों को बंदगाह बोला जाता था, बंदगाह, ठीक है, ये नाम याद रख रहे हैं कि भाई गुलामों को क्या बोलते थे, तो बंदगाह बोलते थे, ठीक है। दूसरा मोटा मोटा हम क्या पढ़ने वाले हैं,
कि भाई यहाँ इनके भूमि होती थी, उसे नहीं इलाका होता था, उस पर किसी को शासन करने के लिए रखा जाता था, सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। तो उस इलाके को क्या बोलते थे? इलाका बराबर इक्ता। इसको ब्लैक पेन से लिख देते हैं। इलाका यानी इक्ता। और इलाके का स्वामी, जो स्वामी था वो था इक्तेदार। इक्तेदार या मुक्ति। ठीक है, तो अब इस मुक्ति के कार्य क्या थे और इस पर भी नियंत्रण रखने के लिए क्या किया जाता था, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। और मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं कि और क्या है। और हम ये देखने वाले हैं, प्रशासन के बारे में देख लें। इसमें करों के बारे में हम देखने वाले हैं। कर जो है खराज और अन्य कर थे मवेशियों पर, घरों पर, वो तो लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। मवेशियों और घरों पर ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। उसके अलावा भी कुछ कर हैं, उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ लिख देती हूँ, फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके क्या मतलब थे। जरिया यानी क्या होता था, खुम्स यानी क्या होता था, और ज़कात नाम का था। और इनकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है वो भी हम देखेंगे। तो ये हम यहाँ पर प्रशासन देख रहे हैं। प्रशासन में मोटे मोटे तौर पर हम ये देखने वाले हैं कि भाई गुलाम खोजना, उन्हें सूबेदार बनाना, इसका आउटकम क्या आया वो भी हम देखेंगे। और एक इलाका भूमि होती थी, उसे इक्ता बोला जाता था, उसका इक्तेदार बनाया जाता था, जैसे मुक्ति भी बोला जाता था, और कुछ कर वगैरह थे। इतना जितना दिया गया है उतना हम अभी पढ़ रहे हैं, बाकी का हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भी गुलाम तो उन्होंने रखे, प्रशिक्षित भी कर दिए, गुलाम को सरदार बना रहे हैं, ज़्यादा ऊंचे पद पर लेके जा रहे हैं। गुलाम है ना, उस समय के हिसाब से वो नीचे पद पर थे, तो उन्हें ऊपर लेके जा रहे हैं। तो क्या होगा, जो ऊपर वाले थे उनको नहीं मिल रहा है मौका, तो वो उनके बीच टकराव, ये जो सल्तनत काल है वो युग ही टकराव का है, कॉन्फ्लिक्ट पीरियड। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुलामों को आउटकम देख लेते हैं हम। आउटकम क्या है, परिणाम लिख देते हैं। नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव आ गया, और पुराने सरदारों के बीच टकराव। टकराव कैसे आया कि यदि एक शासक है वो अपने किसी गुलाम को विशेष गुलाम मानता है, विशेष सरदार मानता है, उसे ऊंचा पद दे रखा है, लेकिन जैसे ही दूसरा शासक आया तो उसके अपने अन्य स्पेशल नौकर है, अलग नौकर है, वो सरदार बन रहे हैं, तो जो पुराने थे उनका ओहदा कम हो रहा, तो पुराने और नयों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने लग गया। दूसरा क्या हुआ कि निचले तबके के लोगों को ऊंचा स्थान दिया गया, तो लेखकों में इसकी आलोचना की, और उसमें जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसा कहा, इतिहासकार है ये जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने कहा कि ये तो शासकों के विवेक का नाश है, यानी कि वो तो पागल ही हो गए, पता नहीं चल रहा उन्हें। शासकों के विवेक का नाश है, नीचे लोगों को जो ऊपर ले के जा रहे हैं कि विवेक का नाश है, या फिर सल्तनत की अकुशलता है, यानी सल्तनत अब
कुशल तरीके से नहीं चल रही है, कि भाई उनको पता ही नहीं चल रहा है नीचे लोगों के ऊपर क्यों लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जबकि कि भाई अगर कैपेबिलिटी है तो उनको ला सकते हैं, लेकिन इनका ऐसा मानना था, इन्होंने ऐसा लिखा कि ये सल्तनत की अकुशलता है। ठीक है, तो ये क्या आया कि भाई गुलामों को उच्च पद दे दिया, तो ऐसा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट होने लग गई, विरोध होने लग गया उस चीज़ का, आपसे संघर्ष होने लग गए, और जो राइटर्स थे उन्होंने भी इस चीज़ की आलोचना की। ठीक है, अब हमने क्या देखा, दूसरा, दिल्ली सल्तनत में प्रशासन में एक तो कि भाई गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया जा रहा था, तो उससे आपसी लड़ाइयाँ, पुराने सरदारों में नए सरदारों में आपसी लड़ाइयाँ हो रही थी। दूसरा, इक्तेदार नियुक्त किया जा रहा है, इक्तेदार इलाका जो भूमि थी उसे इक्ता कहा जाता था, उसके इक्तेदार नियुक्त किए जा रहे थे, तो उन इक्तेदारों के, या इक्तेदारों को और क्या बोला जाता था, मुक्ति। तो उनके कार्य क्या होते थे वो हम देख लेते हैं। ये हम खलजी और तुगलक वंश में प्रशासन देख रहे हैं। तो मुक्ति थे, मुक्ति या इक्तेदार कहेंगे हम इन्हें, मुक्ति या इक्तेदार, इसके कार्य देख लेते हैं हम। ये क्या करते थे, राजस्व एकत्र करना, और कानून व्यवस्था और सैनिक अभियान। तो ये क्या है, इक्ता या इक्तेदार या मुक्ति के कार्य हैं। वो कर भी लेगा, न्याय व्यवस्था का भी ध्यान रखेगा, और सैनिक अभियान भी करेगा, तो वो सेनाएं भी एकत्र करेगा, सेना का निर्माण भी करेगा, तो सेना में लोगों को शामिल भी करेगा। तो अब क्या हो रहा है कि इसके पास पावर्स हैं, वो सैनिक बना सकता है, कानून व्यवस्था पर भी नजर है, उसके पास पैसे भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि भाई पहले ऐसा होता था कि उसके अंदर महत्वाकांक्षा आ जाए तो राजा को ही हटा दे, बहुत सारी सेना बना के खुद राजा बन जाए। तो राजा ने इसके लिए, इस पर कंट्रोल रखने के लिए भी कुछ नियम लागू किए, वो भी हम देख लेते हैं। इसके कार्य याद रखने की, भाई वो राजस्व एकत्र करेगा, भूमि है, भूमि का स्वामी है, तो राजस्व एकत्र करेगा वहाँ से, और कानून व्यवस्था का ये ध्यान रखता था, लॉ एंड ऑर्डर, और सैनिक अभियान भी करता था। ठीक है, अब इस पर नियंत्रण के लिए क्या था, मुक्ति यानी क्या है, इलाके का स्वामी, इक्ता यानी इलाका। ठीक है, अब है इक्तदार पर नियंत्रण। सोचो क्या नियंत्रण लगा सकती है इसके ऊपर, कि भाई अगर ये सेना ज़्यादा रख ले तो प्रॉब्लम है, तो निश्चित संख्या में सैनिक रखेगा, और ऐसा नहीं कि भाई उसका बेटा अगर वो इक्ता है तो वो ऐसे वंश परंपरा चलाने लग जाएंगे, मैं इक्ता हूँ तो मेरा बेटा भी इक्ता बनेगा, इक्तेदार बनेगा, मुक्ति बनेगा। तो ऐसे तो अगर इफ उसका बेटा योग्य नहीं है तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा। तो वंश या इसका पद जो था उसको वंशानुगत नहीं रखा, पद वंशानुगत नहीं रखा। दूसरा कि भाई वो निश्चित समय काल के लिए ही पद पर रहेगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए बना देते थे, फिर किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को इक्तेदार बना देते थे। निश्चित समय के लिए पद। और तीसरा देख लेते हैं कि भाई इस पर निश्चित संख्या में सेना रखेगा, निश्चित संख्या में सेना रखेगा। और तीसरा, राज्य की तरफ से लेखा जोखा का ध्यान रखने के लिए एक अधिकारी रहेगा, प्रशासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लेखा जोखा अधिकारी।
अब इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये क्यों रहता था, इंफॉर्मेशन के लिए कि भाई निरीक्षण के लिए, समझने के लिए। तो इस पर कंट्रोल रखने के लिए क्या किया, इसका पदवंश अनुगत नहीं रखा, इसको एक निश्चित पीरियड टाइम के लिए ही इसको रखा कि भाई ये वहाँ पर रहेगा, फिर निश्चित संख्या में सेना रखेगा, और दूसरा प्रशासन से एक लेखा जोखा अधिकारी होगा वो उसका ध्यान रखेगा। तो ये इस पर कंट्रोल रखने के लिए शासक ने ऐसा सब कुछ किया। तो ये हमने देखा इक्तेदार के बारे में, और इक्ता क्या है उसके बारे में हम खिलजी और तुगलक वंश में प्रशासन कैसे चलता था दिल्ली सल्तनत में वो देख रहे हैं। हमने गुलामों को नियुक्त करने लगे वो देखा, इक्ताओं के बारे में देखा, इक्तेदार क्या थे वो जाना। अब हम देखेंगे कि भाई जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने कुछ कर लगाए थे, उनकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी भी बहुत अच्छी थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए कर, इनमें है खराज, जो क्या था, कृषि कर। याद रख लेना है, खराज यानी कि कृषि कर है। और इन्होंने मवेशियों पर कर और घरों पर भी कर लगाए थे। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कर लगाए थे। उसके बाद उसके अलावा हमारे बुक में कुछ और करों के बारे में भी बताया गया है, वो भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले है खुम्स। खुम्स यानी युद्ध से लुटे हुए धन पर कर। ऐसे याद रख लो, युद्ध में बहुत सारा खून बहता है, तो वहाँ से जो लुटा हुआ धन है वो खुम्स कहलाए। सिर्फ याद रखने के लिए, युद्ध से लुटा हुआ धन जो था वो खुम्स कहलाता था। इसका 1/5 हिस्सा जो था वो राजा का था, और 4/5 सैनिकों का। सैनिक भी लूट के लाएंगे तो उनका होगा। फिर दूसरा आता है ज़कात। जो क्या है, एक धार्मिक कर है। धार्मिक कर जो मुस्लिमों पर अनिवार्य कर था। ये व्यापारियों से आयात निर्यात पर लिया जाता था। व्यापारियों से आयात निर्यात पर था। इससे 2.5% हिस्सा लिया जाता था, या फिर 1/40वां भाग हम कह सकते थे। ठीक है, लोगों से ले लिया जाता था। जो ट्रैवलिंग करते थे ना व्यापारी, उनसे आयात निर्यात पर चीज़ें लाने ले जाने पर मुस्लिमों पर ये कर था। इसके बाद हम देखेंगे जजिया। होम्स हमने देख लिया, जो युद्ध से लुटे हुए धन पर लगता था। ज़कात यानी धार्मिक कर है। ठीक है, इसके बाद है जजिया। जजिया क्या है, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर है। गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर, जो उन्हें जम्मी या संरक्षित नागरिकता प्रदान कर देता है।
खरास के साथ लिया जाता था, खरास के साथ वसूला जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक था, उन्होंने इसे अलग ही कर बताया था। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के शासक ही ये फिरोज शाह तुगलक ने इसे अलग कर बताया। ठीक है, तो ये क्या देखा हमने सभी करों के बारे में। अब जो है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, इसका स्रोत क्या है वो हम देख लेते हैं। इसको जानने का स्रोत देख लेते हैं, इन करों की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो वो है UND, हिंदी में लिख देती हूँ, UND प्रकाशन, UND 1959, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, किताब महल प्रकाशन, किताब महल प्रकाशन। तो ये क्या देखा हमने, यहाँ से इन करों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये तो हमने देखा खलजी और तुगलक वंश में प्रशासन। अब हम देखेंगे कि भाई मुग़ल जो थे उनका हल्का सा दिया गया है कि भाई कैसे मुग़ल एंटर होते, क्योंकि हमारा अगला चैप्टर मुग़लों के बारे में है। 15वीं से 16वीं सदी में मुग़ल कैसे आ जाते हैं हमारे यहाँ पर, उनका हल्का सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है ताकि हम अगले चैप्टर को आसानी से पढ़ सकें उसके लिए। तो सबसे पहले कि भाई मुग़ल कैसे यहाँ पर आते हैं, तो मुग़ल नहीं होगा यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत 15वीं से 16वीं सदी इसका चैप्टर का टॉप पॉइंट होगा इसका यहाँ का। मुग़ल 15वीं से 16वीं सदी, नहीं मुग़ल नहीं होगा, दिल्ली सल्तनत ही होगा। अब टॉपिक चाहे जो भी हो बुक में, लेकिन उसमें ऐसा बताया गया है कि भाई यहाँ पर 1526 में चंगेज खां अटैक करता है हमारे भारत में। ये इसने कहाँ पर आक्रमण किया होता है, ट्रांस ऑक्सीनिया, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान यहाँ पर अटैक करता है। उसके बाद इसका सीधा निशाना होता है दिल्ली। इसके बाद दिल्ली पर आक्रमण, तो मुगल आ गए, 15वीं सदी आ गई। यहाँ पर उस समय किनका शासन था, सैयद और लोदी वंश का। इनके ये जब एंटर हुए ना उस टाइम पीरियड में, यहाँ पर सैयद और लोदी वंश का शासन, भारत में लोदी वंश का शासन यहाँ पर था। अब इन्होंने अटैक किया तो हमारे राजाओं ने अपनी सेना बढ़ाना शुरू कर दिया, सेना बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा भी छोटे छोटे क्षेत्रों में शासक उभर, इस समय तक छोटे छोटे क्षेत्रों में साम्राज्य उभर गए थे। जैसे छोटे क्षेत्रों में उभर गए थे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मालवा, गुजरात, ये लोग शक्तिशाली हो गए थे। यहाँ के गुजरात, राजस्थान,
राजस्थान में महाराणा प्रताप को, इनको हम पढ़ेंगे। मालवा, गुजरात, छोटे छोटे जो स्थान थे, वहाँ के जो शासक थे वो भी इस समय काल तक धीरे धीरे सुदृढ़ हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे। क्या बोलते हैं, चंगेज खां यहाँ पर अटैक करता है, उसका ही वंशज है आगे बाबर और हुमायूं। तो जो हुमायूं है, शेरशाह सूरी जो है उसने हुमायूं से युद्ध किया था। शेरशाह सूरी बिहार में अपने, उसने कहाँ से शुरू किया, थोड़ा थोड़ा दिया गया है ताकि हम आगे चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। हमारी 7th क्लास की बुक है, शेरशाह सूर नाम दिया गया है। उसने 1540 से 1545 बिहार में अपने चाचा के यहाँ छोटा साम्राज्य का शासक था, बाद में बहुत बड़ा शासक बन गया। हुमायूं को चुनौती दी। हुमायूं कौन है, ये अकबर के पिताजी हैं और चंगेज बाबर के बेटे हैं, चंगेज खान के ही वंशज हैं ये। हुमायूं को चुनौती दी। अब ये चुनौती कब दी, अब हुमायूं का शासनकाल देख लेते हैं। तो हुमायूं है मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 40 और 1540 से 1555, बीच में 15 साल का गैप है, उसमें इसने शासन किया था शेरशाह सूरी ने। सॉरी, 1540 नहीं है, 1555 से 1556। जो ये 40 से 1555 के बीच का गैप है, उसमें शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया और दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन किया था। शेरशाह ने हुमायूं को हराकर यहाँ से इसके और इसके बीच के गैप में 15 साल तक, 1540 से 1555 तक, 15 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। इतना सा हमारे शेरशाह सूरी के बारे में दिया, तो वो हमने देखा। और एक और चीज़ दी गई, बाकी सभी चीज़ें हमने पढ़ ली कि भाई 16वीं सदी 15वीं सदी तक सल्तनत कैसी थी, क्या था, बीच में सल्तनत में कौन कौन से शासन थे, उनके प्रशासन कैसा था, खलजी तुगलक वंश में शासन, इक़्तिदार, मुफ्ती, कर वगैरह, गुलाम वंश, सब हमने देख लिया। एक चीज़ ऐसा दिया गया है, बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा, कि भाई वो जो इब्न बतूता था, इतिहासकार मोरक्को अफ्रीकी देश का, उसने बोला कि हमारे इंडिया का जो बांस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। उसको मतलब लिख ही देती हूँ मैं, इब्न बतूता, मोरक्को, फ्रांस, मोरक्को का था ये, अफ्रीकी देश का। इसने क्या बोला, भारत का बांस बहुत अच्छा होता था। आग भी नहीं, आग जल्दी नहीं लगती। इसने क्या बताया कि बहुत सारे जो राजा थे वो जंगलों में रहते थे सुरक्षा के लिए, तो वो वहाँ पर अपनी चीज़ों को बांस के गोडाउन्स वगैरह बना के उसमें रखते थे, आग जल्दी नहीं पकड़ता था और गलता भी नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये हमारे बांस के बारे में इन्होंने बताया, वो हमने देखा कि भाई इंडिया का बांस बहुत अच्छा होता था। इसी के साथ अपना चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। बाय।